के दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय सुपर। अश्विन भाऊ, नमस्कार भाऊ, वन डे एट ए टाइम। हाय हाय। वही मैं वो परिचित आवाज सुनना चाहता था करके थोड़ा पॉज लिया। नमस्कार विनीत जी। अल्कोहलिक एनोनिमस की ये समूची व्यवस्था जो एक धरोहर के रूप में आज मेरे जीवन में मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, जिसमें आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाने मेरा होम ग्रुप, मेरे मार्गदर्शक जिनका बहुमूल्य मार्गदर्शन, एक जीवनदायिनी मार्गदर्शन, जीवन में पुनर्वापसी करने की वो बात जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि इट इज अवर पर्पस टू शो, दिखाना बताना नहीं। इट इज अवर पर्पस टू शो अदर अल्कोहलिक हाउ वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस, बहुत ही भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से जो आज हम पूर्णतः ठीक है, एक दिन के आधार पर वो हम किस प्रकार ठीक हुए ये दिखाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। और उन्होंने वो मुझे दिखाया करके मैं आज जीवित हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ और इस आस्था के साथ में हूँ। ये मेरा पूर्ण श्रद्धा है कि एक इनफाइनाइट पावर, एक असीमित ऐसी शक्ति जिसे मैं आप लोगों के बीच में एक इनफाइनाइट स्पिरिट के तहत, एक यूनिवर्सल स्पिरिट के तहत उसकी पहचान मुझे प्राप्त हुई, जिसे आज मैं अपने हायर पावर के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोष से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। संदीप भाई, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि समय की सीमा क्या है? 3 बजे तक है दादा, और 10-15 मिनट ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2:20 हुए है। ओके, ठीक। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ नेहांचल पायनियर 2 और होप ग्रुप के इस ऑनलाइन मीटिंग के सभी आयोजकों का, विश्वस्त सेवकों का और आप सबका कि मुझे अपने अनुभव कथन का ये मौका दिया जा रहा है और मुझे अपने अनुभव मेरे जिंदगी में मेरा रॉक बटन वो किस प्रकार मेरे सामने आया, वो किस प्रकार मुझे अपने पूर्वाश्रमी के एक विश्वस्त सेवक के द्वारा जो मेरे मार्गदर्शक के रूप में मुझे प्राप्त हुए थे, उनके द्वारा वो कैसा दिखाया गया, इस बात का अपने अनुभवों के द्वारा और मेरे पूर्वजों ने जो ये धरोहर बनाई है, जिसे अल्कोहलिक एनोनिमस बोला जाता है, इसके आधार पर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ।
बहुत आभारी हूँ मनोरंजन भाई का, हेमंत भाई का। उन्होंने अपने कुछ चंद शब्दों में कुछ अनुभव की बातें रखी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य पद्धति से 17 फरवरी 1988 को मैं जोड़ा गया था मेरे डॉक्टर के द्वारा, जो एक जाना माना डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, मनोचिकित्सक नागपुर का, जो इस बात से अवगत था कि एक व्यवस्था है अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की, जो शराबी के लिए बनी हुई है, जो अटरली होपलेस है, जिसके इलाज उसके द्वारा भी संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम करती है, इसकी सिद्धता उसे प्राप्त होगी। ये मेरा सेकंड एडमिशन था, ये मेरा दूसरा दौर था। शराब पीने के वजह से या शराब अति ज्यादा सेवन करने के वजह से मेरे घर वालों के द्वारा पहली मर्तबा मुझे भर्ती किया गया था, और इसके पहले और एक मर्तबा उसी प्रकार से मुझे भर्ती किया गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक धरोहर के रूप में, एक जीवनदायिनी प्रकल्प के रूप में, एक डिवाइन प्रोविडेंस बोला जाता है, जिसकी भी मान्यता जैसी भी ईश्वर की है, एक उच्च शक्ति की है, एक हायर पावर की है, वो अपने तरीके से इस व्यवस्था को समझ सकता है। मगर आवश्यक ये है कि क्या पीना बंद करने की मेरी इच्छा है। ये इच्छा दूर दूर तक मेरे में नहीं थी, क्योंकि शराब का आकर्षण या शराब के प्रति ओढ़ या शराब के बारे में एक जिज्ञासा, उत्सुकता बचपन से ही मेरे दिलो दिमाग में छा गई थी, उस विचार के साथ में कि सक्सेस या जीवन में जो बहुत बड़े अहदे पे पहुंच जाते हैं, एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वो शराब सेलिब्रेशन के लिए एंजॉय करते हैं। जबकि मुझे ये शिक्षित किया गया था, ये संस्कार दिए थे कि शराब ये बुरी बात है, शराब पीना अच्छा नहीं है, शराब किसी भी प्रकार से कोई जीवन के लिए आवश्यक चीज नहीं है, उल्टा ये घातक है। और उसके कई सारी बातें मैंने देखी भी थी और मुझे बताने में भी आई थी, मगर वो आकर्षण की तीव्रता कायम थी। आज जो मेरा विषय है रॉक बॉटम, ये बहुत गहन विषय, गहराई का विषय, और ये इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से इसको समझना है, जान लेना है, पहचान लेना है, और वो मौका उसी को मिलता है जो ब्लेस्ड है, जो एक मिरेकल के रूप में जिसका कमबैक होता है, जो अपनी जिंदगी में बहुत जबरदस्त रीत्या वापसी करता है। मैं अपने अनुभवों पे ज्यादा जोर न देते हुए इस विषय के ऊपर न्याय करने की कोशिश करूंगा। मेरी जिंदगी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, जिसको साहसिक कृत्य बोला गया है, एडवेंचर्स बोला गया है।
उन दिनों के जब शराब के प्रति मेरी भयानक ओर थी। पूर्णतः मैं वशीभूत था, या पूर्णतः मैं एक इंसेन फैसिनेशन जो बोला जाता है, उसकी शुरुआत मेरे जिंदगी में बहुत पहले से हो गई। क्योंकि वो पहला एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया था, वो घर में सेहत के लिए जो द्राक्ष लाए जाते थे, जो अंगूर आते थे, उनको अपने जेब में छिपाकर डालकर मैं गच्ची पे चढ़ गया था पाइपलाइन से। वो सब कारनामे मेरे को आते थे। मैं उससे पूरा, क्योंकि मेरे तौर तरीके ही अलग थे, सीढ़ियां नहीं थी, और मैं पाइपलाइन या जो वेडर लाइन होती है उसके सहारे, या खिड़कियों के जो छज्जे होते हैं उनको पकड़ के पलटी मार के झट से चढ़ जाता था। कोई वो नहीं कर पाता था, वो मैं कर देता। और ऊपर जाके मैंने एक बर्तन में उनको उनका चूरा किया, उसमें पानी डाला, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि अंगूर से सड़ने के बाद में उसकी शराब बनती है। इतना नॉलेज मुझे आ गया था, और मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और दिमाग में वही रहता था कि कब इसकी शराब बनती है। तो जा जाके देखता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फस 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 उसमें से वो बुड़बुड़े तैयार होना, उसका बास कैसा आता है, उसकी टेस्ट कैसी है। मगर मेरे को कुछ उसमें मजा नहीं आया। मेरा पहला पीने का दौर ये 1968 में, जब मैं मैट्रिक में था, तब एक ट्रिप के दौरान हुआ, जो हम उस स्कूल के लड़के लड़के ही साइकिल से नागपुर से खापर खेड़ा करके है, एक बिजली का इलेक्ट्रिकल प्लांट है वहां पे बाजू में ही बीना नदी का संगम है, 3 नदियों का संगम है, वो पिकनिक स्पॉट है। और हम कुछ बच्चे 25-30 बच्चे वहां गए थे, जिनमें हम 4 अवकाली थे। यानी ऐसा एक यूनियन था हमारा, ऐसी एक जबरदस्त हमारी दोस्ती थी। एक दूसरे के लिए जी मरने की कस्में हमने खा ली थी। एक दूसरे के घरों से पूरे परिचित से आना जाना था, और घर वाले भी ये जानते थे कि ये पक्के मित्र है, दोस्त है। तो उनमें से मेरे एक दोस्त ने धीरे से हमको झाड़ी में ले जाके कहा कि मैंने लाई है, और उसने जेब में से वो पौवा, क्वार्टर, लीप जिसको बोला जाता है, वो निकाली। वो कौन सा ब्रांड है, वो क्या है, विस्की है, रम है, जीन है, वोडका है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं था। वो उसने निकाली, मेरे को इतना मालूम था कि ये शराब है। और मैंने झट से उसके हाथ से ली और ढक्कन खोला और मुंह को लगाई, जम से ठसका लगा, वो पूरी बाहर निकल गई। मैं तिलमिलाया, सब बोले अरे ये क्या करता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। मेरे हाथ से बोतल ले ली, फिर पानी उनी डाल के वो पेग वूग बना के हमने पी। अरे बाप रे, क्या मैं आई वॉज लाइक एनीथिंग। मैं एकदम से, मुझे ऐसा ऐसा था, मैं नाच रहा था, गा रहा था, घूम रहा था, सबसे मस्ती कर रहा था। वो जो परिणाम आया था वो बहुत जबरदस्त। मैं एक अच्छा खिलाड़ी था, स्विमर था, और उस नदी में जाते वक्त क्या मेरे दिमाग में आया मालूम नहीं, मैंने कहा मैं तो तैरे बिगड़ नहीं जाऊंगा। और ये मेरे 3 दोस्त भी बोले कि हाँ हम तैरे बिगड़ नहीं जाएंगे। सब मजबूर हो गए, सबको मैं मजबूर कर डालता था, सबको अपने अधिकार में रखता था। वो दोस्त भी मेरे वैसे ही थे, हम बोले वो कानून, हम बोले वो कायदा। और हम नदी में तैरने को उतरे,
दो जन कब कहाँ चले गए मेरे को समझा ही नहीं। एक जन के हाथ और पैर मार रहा और कुछ तो भी कहीं पे तो भी वो डूब रहा या डूबने की एक्टिंग कर रहा। मेरे को लगा डूबने की एक्टिंग कर रहा। उसको मैंने देखा और फिर मैं उसको बचाने के लिए गया और जैसे ही उसके नजदीक गया उसने मेरे को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ लिया मैंने उसको है छाती पे लात मारी। वो कहाँ चले गया मुझे मालूम नहीं। मैं घबरा गया। मैं किनारे की तरफ तैरने लगा। पानी के उल्टे दिशा में था। तब तक लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग डूब रहे हैं। उन्होंने एक चेन बनाई जहां तक वो सामने वाला आदमी आ सकता था उस पानी में। वो आके मेरे को आवाज दे रहा था। कैसे तो भी मैं वहां तक पहुंचा। उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बाहर निकाला। मैं अकेला जिंदा रहा। और तीनों दोस्त पहली मेरी शराब जिंदगी की और पहला हादसा जिसे ओमनियस वार्निंग कहा जाता है, एक चेतावनी। वो चेतावनी मुझे उसी वक्त मिल गई थी। उस हादसे के बाद में मैंने निश्चय कर लिया था कि जिंदगी में मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मगर एक पोटेंशियल अल्कोहलिक होने के कारण आई एम डिफेंसलेस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक के बाद मेरे को मालूम ही नहीं। और 4 साल के बाद में मेरे जिंदगी में दोबारा शराब आई 72 में, कॉलेज के दिनों में, एक इलेक्शन के दौरान, जिसका मास्टरमाइंड मैं था। जहां पे पूरा पैनल का पैनल चुन के आया और मुझे कंधों पे उठाया गया। शोहरत, नाम, बैंड बाजा, गुलाल, और किसी के हाथ में मैंने शराब की बोतल देखी। वो मैंने छीन ली और मैंने मुंह को लगाई और फिर जिसके हाथ में दिखी, जहां शराब है ऐसा मेरे को लगा, वहां वहां मैंने शराब पीना चालू कर दिया। उस जलसे में, उस यूनिवर्सिटी कैंपस से हॉस्टल तक आने तक, रविनगर चौक, जहाँ पे एक जवाहर वसति गृह है, बाद में यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, जहाँ पे हमारे कॉलेज के लड़के रहते थे। और उस दौरान मैं कंप्लीटली एंटी सोशल हो गया था। मैं गालियां दे रहा था, मैं ट्रैफिक रोक रहा था, मैं लोगों को परेशान कर रहा था। ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक घेरा डाल के मेरे को कैसे तो भी एक रूम में लाके सुला दिया। मैं होश में ही नहीं था। मैं कंप्लीट ब्लैकआउट में चले गया। दूसरे दिन जब मेरे को होश आया तब मैं एक कमरे में था हॉस्टल के। बाजू में थाली रखी हुई थी, खाना रखा हुआ था, जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। शराब ने मेरे जिंदगी में पहले से ही मेरी जिंदगी की आवश्यक बातों को छीनना चालू कर दिया। उसके बावजूद 72 के बाद में, 10 साल के बाद में 82, जहां मेरी शादी हुई, मुझे परिवार का जो बिजनेस था वो दिया गया। मेरा एजुकेशन फार्मेसी का और बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेरे पिताजी एक जाने माने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, नागपुर के पायनियर इंजीनियर समझा जाता था उनको, बहुत नाम था उनका। उन्होंने अपना बिजनेस मेरे बड़े भाई को दे दिया था। तो 2 दुकानें थे, उसमें से एक दुकान मेरा बड़ा भाई संभालता था और एक दुकान मुझे देने में आया, क्योंकि मैंने मेरे फार्मेसी एजुकेशन की वाट लगा दिया था इसी थाने में 76 to 82 में। मेरे बिहेवियर के कारण, मेरे बर्ताव के कारण, मेरे पहले के सोच के कारण, मेरी मान्यताओं के कारण, मेरे चाल चलन के कारण और मेरी शादी करा दी गई थी, क्योंकि मैंने एक सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया था कि मेरे, जिसके ऊपर मैं प्रेम करता था, जिस लड़के से मेरी शादी तय हो गई थी, उनको मेरे ये हरकतों का पता चलने के कारण उन्होंने शादी तोड़ दी थी। जो रिश्ते में ही थे, और वो शादी टूटने के बाद में
मेरा वो जो ब्लैकमेल था वो एक मैनिपुलेटिव नेचर था, सोशल मैनिपुलेशन, रिलेशंस का मैनिपुलेशन, संबंधों को मैनिपुलेट करना, अपने तरीके से उसको करने के लिए या तो जोर जबरदस्ती करना या की भीख मांगना या करुणा की भीख मांगना या कुछ तो भी ऐसी हरकत करता कि लोग मजबूर हो जाए मेरी मनमानी को स्वीकार करने के लिए। लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो शादी हुई नहीं और मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। पहली बच्ची हुई, फिर एक बेटा हुआ और उसी दौरान आजू बाजू के दुकानदारों के साथ में देर इज नो डिफेंस अगेंस्ट द पर्सन इफ आई एम अ पोटेंशियल अल्कोहलिक। इसका प्रोग्रेशन कितना होगा, किस प्रकार ये बढ़ते जाएगा, ये बीमारी का स्वरूप बहुत भयानक है, बहुत भयानक। ये फेटल है, ये जानलेवा है। और ये बीमारी इसलिए कि आज मेरे पास में ये जानकारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा आई है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मेडिकल साइंस के द्वारा प्राप्त हुई है। और उन 82 से 88 तक 6 सालों में मैंने अपने छोटे से बच्ची की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। 60 किलोमीटर में उसको लूना पे खड़ा करके 6:30 बजे शाम को निकला था, रात के 2:30 बजे पहुंचा था। मेरा शराब पीने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके लिए चॉकलेट लेने गया। उसने चॉकलेट के लिए जिद की। 3 साढ़े 3 साल की बच्ची, और उसको चॉकलेट देते वक्त बाजू में मेरी नजर वाइन शॉप पे गुजरी और मैंने उसको वहां पे खड़ा करके 2 मिनट रुक बेटा मैं आया करके मैंने कब जाके वहां से नींब खरीद के जेब में डाली, मुझे उतना ही याद है। मैंने एक नींब खरीदी थी, उसके बाद में मैंने कहाँ पी, कहाँ ली, क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं। सवेरे जब मैं होश में आया तब मेरी बीवी मेरे बेटे को अपने लैप में लेके और बेटी को खंडे पे सुला के कोने में बैठ के रो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। और मैंने जब जाके पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही, तो बोले क्या बोलूं तुमको, क्या इंसान बोलूं तुमको, क्या बोलूं मैं, तुम जानवर से भी बदतर हो। मैं बोला क्या हुआ, बोले तुम रात के 2:30 बजे इसको लेके आए हो, इसके वाटर बॉटल में भी तुमने शराब डाल दी। उसी दौरान उन 6 सालों में मेरा रोज शाम को बैठना वीवीआईपी एक बहुत बड़ा मेरा रुतबा रहता था। मैं गया, अरे आओ सर, बैठो सर, सलाम सर, और वो मुझे बहुत पसंद आता। मगर शराब सीमा के बाहर निकल गई थी, लास्ट फॉर द रोड चालू हो गया था। पी लेने के बाद में भी ऐसा लगता था कि यार कम होगी, एक 1.5 पैक दे ही दे। वो 1.5 पैक पीने के बाद में लगता था कि यार एक पार्सल दे दे, रात में साला पीने की आवश्यकता महसूस हुई तो अपने पास में होना, यानी नियोजन आगे का जो पी रहा हूं उसका तो विचार ही नहीं, मगर आगे की शराब का प्रबंध पहले से दिमाग बोलता था करके रख। उसी दौरान एक बार सवेरे बिजनेस पे जाने के बाद में मेरे पेट में अचानक दर्द चालू हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लड़के लोग परेशान, मैं परेशान। और मेरे दिमाग ने बोला कि एक उतारा मार, ये शायद उतारा मारने से ठीक हो जाएंगे। तब तक उतारा चढ़ावा सब आ गया था। संडे को धुआंधार में पीता था और मैं निकल गया। एक नीप लाके मैंने कटा मार दी और फिर मैं मछली के समान तड़पने लगा। और जब मुझे मेडिकल ले जाके मेरा एग्जामिनेशन किया तो डॉक्टर का कहना था कि शायद अल्सर बस्ट हो गया है, सीरियस केस है। और मुझे एकदम से ऑपरेशन रूम में लिया गया। जो ऑपरेशन करने जो डॉक्टर आया वो मेरे बड़े भाई का अच्छा दोस्त,
और उसने जब मुझे एग्जाम किया, मेरे पेट में का जो लिक्विड है वो सब खींच के बाहर निकाला गया, उसमें जब शराब दिखी तब उसने कहा नो, आई विल नॉट डू दैट ऑपरेशन, मैं इनको ऑब्जर्वेशन में रखूंगा, मैं खुद यहाँ पे रुकूंगा, देखूंगा। मैं तड़प रहा था, बोला जो करना है कर डालो, मगर धीरे 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 वो पेन खत्म हो गया। मैं कब सो गया मुझे मालूम नहीं। उसके बाद में 1.5 महीने तक मैं उस अस्पताल में था। अनेक सारे टेस्ट हुए, टीबी के, इसके उसके उसके उसके, क्या क्या टेस्ट किए मुझे मालूम नहीं। मैं परेशान था, मगर सब टेस्ट होने के बाद में एक पुलिंदा बना टेस्ट का, और आखिरी में लिखा था कि इनके पेट में दर्द क्यों हुआ उसका कारण हम नहीं समझ पाए, मगर संभवतः ये एक क्रॉनिक अल्कोहलिक है। ही इज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। और मेरे डॉक्टर ने, जो मैं अस्पताल में 14 फरवरी 1988 को जो एडमिट हुआ था, इस इच्छा के साथ में कि मेरे को एडमिट कर लो, 16 तारीख को मेरे बच्ची का जन्मदिन है, ठीक है, बच्ची को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मगर मेरा पीना जारी रहा तो मैं मर जाऊंगा, उससे अच्छा मेरे को एडमिट करो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तब तक मेरे को समझ में आ गया था कि मैं पी के मर जाऊंगा, मैं अपना पीना नहीं रोक पा रहा हूँ, कुछ भी कर लूं मैं पिए बिगर नहीं रह पा रहा हूँ। और मैंने घर वालों को कहा कि मुझे अभी एडमिट करो, मेरे को ये बच्ची का जन्मदिन नहीं मिलेगा, मगर इसके बाद में के जन्मदिन में देख पाऊंगा। और मुझे एडमिट किया गया, और उसी अस्पताल में मालूम नहीं 16 तारीख को क्या हुआ, मैंने अपने पीने का जुगाड़ जमाया। मेरे को जुगाड़ जमाने के लिए 2 मिनट रहते थे, मेरा माइंड में वो खेल चलता था जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है प्री ऑक्यूपेशन, जो ऑब्सेशन के रूप में आता है। और वो जुगाड़ एक से क्या होता है, एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी। प्राइवेट अस्पताल था, बाथरूम में बैठ के मैंने शराब पी, और वो वार्ड बॉय को समझ गया, मेरे को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, और दूसरे दिन मेरे बेहोशी से होश में आने की राह देखते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 2 सदस्य राह देख रहे थे, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव के द्वारा ये जानकारी दी, बताया कि उनका पीना कैसा था, उनका पहले का जीवन कैसा था, वो कैसे थे, उनके साथ क्या हुआ, और आज वो कैसे है। 5 साल सोबर और 3 साल सोबर। और मुझे आमंत्रित किया गया कि आप आइए, आज एक हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के द्वारा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं कहा मैं कैसे आऊंगा, मेरी तो ट्रीटमेंट हो जाएंगी, मेरा यहाँ पे मेरे डॉक्टर मेरे को डिटॉक्स करने वाले हैं, उसके बाद में मेरा काउंसलिंग होगा, आई विल बी ऑल राइट। मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ेगा। उनके चेहरे पे एक मुश्किल ऐसी मुस्कान थी, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि साले ये क्या समझते हैं अपने आप को। क्योंकि शराबी करके मानना या जानना, या शराबी मेरे को कोई बोले, ये बात ही मेरे को मंजूर नहीं। लेकिन वो एक ही वाक्य बोले कि ये हम नहीं बताएंगे, हम नहीं ठहराएंगे, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा, और वो निकल गए। और चंद मिनटों के बाद में मेरा डॉक्टर आया, और मेरे घर वालों को, मेरा भाई वहां पे था, मेरी पत्नी थी, उनको कहा कि मैं इनको डिस्चार्ज कर रहा हूं, यू बेटर टेक हिम टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आप इन्हें लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाइए। वहां से मेरी ये जर्नी चालू हुई। अब बारी आती है उन अनुभवों की जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अनुभव के आधार पर, उस जानकारी के द्वारा, जो जानकारी मेडिकल साइंस ने उन्हें उनको दी थी, उस जानकारी के आधार पर इसको एक इलनेस, एक बीमारी के रूप में मान्यता दी है। अपने अनुभव में आई हुई सिद्धताओं के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा, और उसका इलाज, वो भी स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम जो बोला जाता है, वो भी जानकारी वैद्यकीय शास्त्र से ही मिली।
और इसकी उपचार पद्धति भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप और हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले इसी कार्य पद्धति में जो पहले बहुत ज्यादा सक्सेस पा चुके थे, वो वाशिंगटोनियन सोसाइटी, जो बाद में अनेक कार्यों में चले गई और नेस्तनाबूद हो गए, उन सबसे मिली हुई जानकारी के आधार पर एक धरोहर बनाई, एक व्यवस्था बनाई, एक कार्य पद्धति बनाई, जिससे कोई भी व्यक्ति जो वास्तविकता में इस बीमारी में ग्रसित है और अपने अधिकारों को पाता है, एक जबरदस्त विरासत को पाता है, उसे पार्टिसिपेशन का राइट मिलता है, उसे अपने मत का राइट मिलता है, वो एक होम ग्रुप लेता है और एक होम ग्रुप के द्वारा इस सेवा कार्य का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वो जर्नी मेरी चालू हुई 25 साल के बाद, जिसे मैं कहता हूं रॉक बॉटम। यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आकर मैं पूर्णतः एकरूप हो जाना, समरस हो जाना, पूर्णतः इसका अभिन्न अंग में बन जाना। उस प्रकार से जैसे हमने कई उदाहरण देखे, मिराकुलस एग्जाम्पल, विपदा में, क्राइसिस में, जबरदस्त कैलेमिटीज में, और अभी अभी रिसेंटली बहुत सारे पूर आए, पानी इतना हुआ कि कई गांव बह गए, कई शहर बह गए, कई लोग गुमशुदा हो गए, मौत उनको हो गई। मगर कुछ उदाहरण ये भी दिखे कि बहुत भयान ऐसे है, पानी के बहाव में भी बहते हुए कोई तो भी झाड़ को अटक गया और फिर मदद उसके पास में पहुंची और उसको बचाया गया। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ चुका था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस शराबी का वर्णन, ये हमारा जो चैप्टर है, जहां पर देयर इज अ सॉल्यूशन के पहले, बिल की स्टोरी के बाद डॉक्टर की जानकारी, डॉक्टर्स ओपिनियन, बिल की स्टोरी, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म और देयर इज अ सॉल्यूशन, इसके माध्यम से इसका विवरण तीन प्रकार से करता है शराब पीने वालों का। एक मॉडरेट ड्रिंकर, कि जो कभी कभार थोड़ी बहुत शराब पीता है, मगर उसके पास में उसका कभी यानी मात्रा नहीं बढ़ती, ना उसको कभी पीना पड़ता है, उसकी बोतल लाई हुई वैसी रहती है, वो ढक्कन लगाना जानता है, वो सेलिब्रेट करता है, वो शांति से अपना जितना होना उतना पीकर बोलता है बस मेरा हो गया। वो भी कोई ठोस रीजन आ जाए तो अपने शराब पीने को बंद कर सकता है कभी भी। उसके बाद में एक हैवी ड्रिंकर की बात होती है, जो शायद पीते पीते मर भी जाए, लेकिन उसके पास में एक ठोस कारण आ गया, ट्रेन में वो गिर गया, शादी हो गई, उसके काम धंधे में प्रमोशन की बात आ गई, या काम धंधे में उसको एक वार्निंग मिल गई, तो उसके बाद में वो अपने शराब पीने को मॉडरेट कर लेता है या टोटली बंद कर देता है। लेकिन एक वास्तविक शराबी का क्या? व्हाट अबाउट अ रियल अल्कोहलिक? He may start as a moderate drinker or heavy drinker, but at some point he loses all control over his drinking. उसका अपने शराब पीने के ऊपर का नियंत्रण निकल जाता है, जो मेडिकल साइंस बोलता है फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, अगर क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी को अल्कोहलिक करके घोषित करती ही नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन तुमको तुम्हारा करने का, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन।
तो मैं कहाँ तक गया हूँ, मैं हाई बॉटम हूँ कि लो बॉटम हूँ, इसका खास विवरण पत्नियों के लिए और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में दिया गया। पत्नियों के लिए एक हैवी ड्रिंकर से लेके तो एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक तक का विवरण है, शायद ही कोई पढ़ता है। क्योंकि जब तक मेरे आजू बाजू के लोग हितचिंतकों को ये पूरी जानकारी नहीं आएंगे कि कहाँ मैं पूर्णतः हेल्पलेस होपलेस कंडीशन में आता हूं, जहां से मेरे सुधार की प्रक्रिया होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है अगर मैं जीवित बचा लिया गया तो, अन्यथा नहीं। बाकी मेरे प्रोग्रेशन में बहुत कम ऐसी लोग हैं जो अपने बॉटम को रेस करते हैं या बॉटम को समझते हैं और वो बॉटम को रेस करके वो रॉक बॉटम है ये तय कर लेते हैं। रॉक बॉटम का मतलब ये है कि जैसे एक आध बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, एक आध ऊंचे माले की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए सब साधन यूज किए जाते हैं ताकि जमीन में ज्यादा से ज्यादा डीप जाके एक पिलर को खड़ा किया जाए जो इतना मजबूत रहे कि वो सपोर्ट कर सके पूरे बिल्डिंग को। लेकिन सब साधन यूज करने के बाद में जब नीचे जाने की सभी संभावना खत्म हो जाती, जहां पे एक हार्ड रॉक लगता है वहां वो पिलर डाला जाता, उसको भेदा ही नहीं जा सकता। अब नीचे जाने पे रोक लग गई, इंटरवेंशन हो गया, अब उसके नीचे जाने की संभावना खत्म हो गई। वैसे ही मेरे जिंदगी में मेरे सभी साधन, मेरी इच्छा शक्ति, जो मैं बोलता हूं कि अपना तो विल पावर से अपना काम चलता है यार, सेल्फ नॉलेज आ गया, अब मेरे को जानकारी आ गई, सेल्फ सफिशियंसी, सेल्फ नॉलेज। अब मैं जानता हूं ये 25 साल का खेल रहा मेरे माइंड का, आना जाना, शराब की दूरी। और पहले 20 सालों में जहां से मेरी ये सोबराइटी है, 28 अप्रैल 2008 शराब की दूरी मिली और मैं क्यों बार बार आया। अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहलिज्म आई वाज ड्रिवन टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरे पास में दूसरा कोई पर्याय ही नहीं था। शराब ने ऐसा पीता जो रैपिशियल डेप्टर बोली जाती है, जुल्मी साहूकार बोला जाता है, जो मेरे से एक साहूकार भला है वो बोलेगा जा यार तेरे पास में देने को कुछ नहीं है मत दे। शराब तो मेरे को चोरी करवाएंगी, क्या करवाएंगी क्या नहीं, डाका डालने लगाएगी, हो सकता है मर्डर भी करवाने लगाएगी। उनकी उसकी जो गुलामी है, उसने जो मेरे को वशीभूत किया है, उसने जो मेरे ऊपर पूर्णतः अपनी जादू चला दी है, वो इतनी भयानक है कि मैं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने खुद के सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा मैं उसको तोड़ ही नहीं सकता। ये मेरा अनुभव। एक बॉटम जो अल्कोहल मेरे को दिखाता, मार मार के पीट पीट के कि आया है क्या, खा मार नहीं तो जा वहां, खा मार नहीं तो जा वहां। और मैं उस मार खा खा के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरे खुले रहते थे, लोग मेरा स्वागत करते थे, मुझे गले लगाते थे और बोलते थे कोई बात नहीं यार। सहनशीलता की पराकाष्ठा थी, प्यार भर भर के था, अपनापन था। और मैं धीरे 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 बेवारस होते जा रहा था। धीरे 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 एक प्रोग्रेशन के तहत अपने जिंदगी को पूर्णता खो रहा था। वो अवस्था जहां पर बोलते हैं कि मेरे जिंदगी में एक वक्त आएगा जब मैं शराब के साथ और शराब के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाऊंगा। आई एम डिफेंसलेस, देयर इज नो मेंटल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, सब मालूम है। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, सब मालूम है। कई बार उसकी सिद्धता आ चुकी है। फिर भी वो रॉक बॉटम
क्या है नहीं मालूम। अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर सही में मुझे अपना रॉक बॉटम समझना है तो जिस दिन मैं एक रूप हो जाता हूँ, समरस हो जाता हूँ, मैं पूर्णतः नतमस्तक नहीं, सरेंडर नहीं, और सरेंडर का अर्थ ही अलग है यहाँ पर। वो बात इस सोब्राइटी के 5 साल के बाद में होगी। एक बॉटम जो हाई बॉटम, लो बॉटम बोला जाता है, और रॉक बॉटम, मगर मैं आपके सामने आज एक अल्कोहलिक बॉटम, एक स्पिरिचुअल बॉटम और एक रॉक बॉटम रखा हूं। अल्कोहलिक बॉटम जो भौतिकता से, संबंधों से, रिश्ते नातों से, जीवन से हार के मैं बार बार आता था, परेशान होके आता था, कैलेमिटी में आता था, बड़ा तकलीफ में आता था, टूट के आता था, यानी वो अहम का टूटना, मैं का टूटना। मगर फिर भी मेरा सुपर ईगो, मेरा बुद्धिजीवी अहम, मेरी होशियारी, मेरा मैनिपुलेशन, सोशल मैनिपुलेशन, रिलेशन का मैनिपुलेशन, पैसे का मैनिपुलेशन, काम धंधे का मैनिपुलेशन, सोसाइटी का मैनिपुलेशन, रिश्ते नाते संबंधों के साथ साथ नैतिकता का मैनिपुलेशन, नीतिमत्ता का मैनिपुलेशन, और नीतिमत्ता से गिरना है, नैतिकता से गिरना है, नैतिकता से निराधार होना है, ये बात समझ में आने के बाद में भी मैं मजबूर हो जाता था। चोरियां करना, झूठ बोलना, एक मुखवटा पहनना, ईश्वर की कृपा है बोलते रहना, और ये सबके तहत मालूम नहीं मेरा स्पिरिचुअल बॉटम 1 जनवरी 2009, जहां मेरे को ये स्पिरिचुअल बॉटम, यानी मैं स्पिरिट से जुड़ गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस फेलोशिप से। एक फेलोशिप है, एक मीटिंग है और एक प्रोग्राम है। एक फेलोशिप की ताकत है, एक मीटिंग की ताकत है, एक होम ग्रुप है, वहां से एक शक्ति मिलती है, और एक प्रोग्राम की शक्ति है। अल्कोहलिक बॉटम के लिए मुझे फेलोशिप की मदद मिलती है। हाउ हार्ड, एक कंपेनियनशिप, एक साथ, वन डे एट ए टाइम मैं शराब से दूर हो जाता हूं, और शराब से दूर होते ही मेरा सुपर ईगो काम करना चालू करता है। मेरा बुद्धिजीवी आम चालू हो जाता। मैं इसमें रहते हुए भी मैं डिफरेंट हूं। मैं आप लोगों के बीच में रहते हुए भी आपका नहीं हूं, मैं अलग ही हूं। यहां से वहां से कुछ बातें समझ के, जान के, पढ़ के मैं ज्ञान का भंडार बन जाता हूं। अनुभव से आई हुई सीख नहीं रहती, सबक नहीं रहते, पाठ नहीं रहते। आई डोंट टेक एनी लेसन, क्योंकि अभी भी मेरा स्पिरिट डॉर्मेंट है। वो चेतना में ही नहीं आया है, वो चैतन्य में ही नहीं आया है। एक्चुअली आई एम ऑन अ डेथ बेड। मैं जीवन में ही नहीं हूं, मैं उस खाई में हूं, और मैं समझ रहा हूं मैं जीवन में आ गया हूं। मैं भ्रमित हूं, और उसी भ्रम को मैं सच मान बैठा हूं। वो डिल्यूजन है, वो इल्यूजन है, ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। माई अल्कोहलिक लाइफ सीम्स टू बी ओनली नॉर्मल वन। अल्कोहलिक लाइफ यानी सिर्फ अल्कोहल के साथ में बिताई हुई लाइफ नहीं है। अल्कोहल के बिना भी इज्म है, और इज्म है आई सेल्फ मी। मैं।
वो मैं है ये सुपर ईगो, और ये लेके मैं जी रहा था। और जब मैं वो शेषराव काका से मिला, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे गले लगाया, अपने घर में बिठाया, ऐसा कई बार लोगों ने किया, मगर उस वक्त भीतर से कहीं पे, जहां से मैं जानता ही नहीं कहां से आ रहे थे, आंसू आ रहे थे, और मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं आपके इस फेलोशिप में, इस पूरे जिसको बोला जाता है होम अवे फ्रॉम होम, इसका हिस्सा बन चुका था। भगवान का क्या नियोजन रहता है, वो ब्लूप्रिंट है मेरे बारे में, पहले से उसने नियोजन करके रखा है, वो जीवनदायिनी है, वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस है। इस प्रकार से ये शुरुआत हुई। वहां पे ही जैसा बिल साहब के मन में आया, वो डेथ बेड से बाहर आके जैसे ही उनको व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ, उनके मन का पहला विचार था कि इस धरोहर को मैं किस प्रकार से, इस मेरे को जो एक रिलीज मिला है, मेरे को फ्रीडम मिला है, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं इस मैं के बंधन से निकल गया हूं, ये अन्य शराबियों तक मैं कैसा ले जाऊं। दैट वाज द फर्स्ट थॉट। डॉक्टर बॉब ऑपरेशन से वापस आके एक्रॉन में जाके अमेज करके आके बिल को बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर बिजनेस, चलो हम कुछ कार्य करते हैं, चलो और किसी को हम जाके मिलते हैं। और फर्स्ट ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक्रॉन में चालू हो गया, जो आज हम जानते हैं कि 10 जून 1935 को डॉक्टर बॉब के सोब्राइटी के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना होगी। ये डिवाइन प्रोविडेंस चालू हो गया, वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस चालू हो गया, एक श्रृंखला बन गई, और वो था मेरा स्पिरिचुअल बॉटम। मेरा स्पिरिट एक हो गया है। मगर स्पिरिचुअल बॉटम आने के बाद में भी क्या मेरी अस्ताव्यस्तता निकल जाती है? क्या मेरी जिंदगी, वो अस्वस्थता, वो चिड़चिड़ापन, वो असमाधान, वो कंट्रोलिंग नेचर, वो गवर्निंग नेचर नहीं जाता? मेरे बारे में नहीं है। वो बार बार मेरे एक्शंस में, मेरे कृति में, मेरे बर्ताव में प्रदर्शित होता है। लोग हताहत होते हैं, लोग दुखी होते हैं, लोग पीड़ित होते हैं, लोग, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र में जाता हूं, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाता हूं। जैसा एक बच्चा अपने खिलौने के ऊपर अधिकार जमाता है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका के ऊपर अधिकार जमाता है। ये मेरी चीज है, मैं खोने का डर, और मैं उसको कस के अपने काबू में रखना चाहता हूं। वो बच्चा रहे, बच्ची रहे, पत्नी रहे, कोई भी संबंध रहे, ये अधिकार को प्राप्त करना, क्योंकि उसी से तो वंचित हो गया ना। ये परिस्थिति ने, लोगों ने, उस भगवान ने मेरे को मेरे अधिकार ही तो नहीं दिए ना। अब वो अधिकार मेरे को प्राप्त होने के बाद में मैं उन अधिकारों को खोना ही नहीं था। और वही सिलसिला मेरा 5 साल के बाद में हुआ कि मैंने अपने पावर ऑफ अटर्नी का, मेरे को जो अधिकार दिए गए थे, जो शक्ति दी गई थी, जो पावर दी गई थी, उसका मिसयूज किया। क्योंकि मैं परंपराओं के अंतर्गत कभी आया ही नहीं था ना। कॉमन वेलफेयर क्या है, सामूहिक कल्याण क्या है, समूह के साथ में कैसा जीना है, सामूहिक उपचार पद्धति क्या है, सामूहिक शक्ति क्या है, समूह के सद्विवेक बुद्धि में ईश्वर कैसे वास करता है, ये सब बातें का मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आई वॉज अ चोजन वन। मैं ब्लेस्ड था, मेरे को जीवित रखा गया था। मेरा परिवार कष्टदायक इसमें से गुजर कर मेरे को जिंदा रख के, मैं 5 साल के बाद में मेरे मार्गदर्शक के द्वारा मेरे को रॉक बॉटम दिखाया गया। रॉक बॉटम इसका मतलब अब नीचे जाने की संभावना नहीं है, अब ऊपर आने की संभावना चालू होगी। रॉक बॉटम का मतलब है कि अब मेरे संसाधन फेल हो गए, अब मेरी बुद्धिजीवी अहम खत्म हो गया, अब कुछ भी मेरा चलता नहीं है, अब सब मेरे उस मय का खेल खत्म है। वी डाई टू लिव। मैं पुनर्जीवित होना, फिर से मैं जिंदा होना, मैं जिंदगी में वापसी करना, मैं जीवन की अहमियत को समझना, उसके मोल को समझना, मैं
दूसरों के जीवन के मूल को समझना, मैं अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा विचार करना। मुझे वो दिखाया गया कि हाउ इनकंसिडरेट आई एम, कितना सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सेंटर्ड और अटरली डिसऑनेस्ट, फ्राइटन, घबराया हुआ। और ये 7वें कदम का बात है जहां पे रॉक बॉटम डिसाइड होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसमिशन, ट्रांसम्यूटेशन, टोटल साइकिक चेंज, अल्टर्ड एटीट्यूड, पूरा देखने के नजरिए में चेंज आ जाना, मोटिव चेंज हो जाना, इरादे चेंज हो जाना, पहले की सोच चेंज हो जाना, जो संभव था कभी होने की संभावना ही नहीं। जो फादर ऑफ साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग कहते हैं कि शायद ही कोई एखादी व्यक्ति इस श्रेणी में आया हुआ, इस कैटेगरी में आया हुआ जो इस बीमारी से ग्रसित हो गया, वो शायद ही बच पाएगा, या शायद ही उसमें वो साइकिक स्टेज आएगा, या वो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा, या वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्राप्त होगा और एक वो स्पिरिचुअल लाइफ, एक बदली हुई जिंदगी जिएगा, स्पिरिट के साथ में जिएगा, आत्मा के साथ में जिएगा, चेतना के साथ में जिएगा, चैतन्य के साथ में जिएगा, अपनी सही शक्ति को, अपने सही स्वरूप को प्राप्त करेगा, वास्तविकता में समझेगा कि उसका जीवन कौन चला रहा है, उस जीवन की शक्तियों को समझेगा, वो सामूहिक उपचार पद्धति समूह के सार्वजनिक कल्याण को समझेगा, वो रिश्तेदारों संबंधों को समझेगा, वो इस व्यवस्था को समझेगा जो ईश्वर ने बना दी है, वो उस बातों को पूर्णतः उससे जागरूक हो जाएगा, वो साक्षी बन जाएगा, वो 4th डायमेंशन में आ जाएगा, उसे साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, वो कर्ता भाव छोड़ के अकर्ता बन जाएगा, वो पूर्णतः अपने ईश्वर के प्रति समरस हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। उसमें कि वो मैं वाली बात खत्म हो जाएगी। हम में उसको हर हर चीज में उसको ईश्वर का योजना दिखेंगी, ईश्वर का स्पिरिट दिखेगा, एक यूनिवर्सल स्पिरिट दिखेगा, हर कोई उसके लिए एक अहम बात बन जाएगी। वो मेरे स्पॉन्सर ने अपने उदाहरण के द्वारा मुझे दिखाया कि कैसी नीतिमत्ता है मेरी, कैसे वैल्यूज है मेरी, किस प्रकार की सोच है मेरी, कैसा थिंकिंग है मेरा, क्या क्या है मेरे पास में, किस प्रकार से नीतिमत्ता से, नैतिकता से मैं क्यों गिरा हूं, क्योंकि आई एम स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, मेरा स्पिरिट ही खत्म हो गया है, आत्मा है नहीं है, मैं जीवित हूं नहीं हूं, मेरे जीवन के प्रति कोई आस्था है नहीं है, सब खत्म है। मैं संबंधों को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं रिश्तों को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं अपने जीवन को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं समझ के बाहर निकल गया। वो समझ ही मेरे में नहीं है, वो कॉमन सेंस ही मेरे में नहीं है। ये जब मेरे को दिखाया गया अपने उदाहरण के द्वारा, 10 साल के सोब्राइटी के बाद में, आज उनकी करीबन 34-35 साल के ऊपर, 40 साल के करीब मेरे ख्याल से सोब्राइटी है, अपने नीतिमत्ता से, अपने वैल्यूज से किस प्रकार वो लड़खड़ा के गिरे, और मेरे समान व्यक्ति ऐसा करके बार बार शराब की तरफ गया। 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक, और उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, अगर मुझे पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, करुणा है, मैं लज्जित हो गया हूं, क्योंकि ये ह्यूमिलिएशन ह्यूमिलिटी की जन्मी है, पूर्णतः ह्यूमिलिएट हुए बगैर, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा की सब वाट लगे बगैर मेरे में वो आवश्यक नम्रता ही नहीं आती, जो मुख्य आधार है मेरे रिकवरी का, जो जननी है अनेक सद्गुणों ऑफ पावर। ये मेरा ईगो, ये सुपर ईगो मेरे को अनेक बातों में लेके जाता है, मैं पावर से ही दूर हो जाता हूं, मैं फिर वो कैरेक्टर डिफेक्ट, सीन्स, ये वो, मेरा लक्ष्य क्या है, आई एम पावरलेस, डायलेमा ऑफ पावर है,
आई हैव टू गेट दैट पावर, जो मेरे पूर्वज बोलते हैं कि ये हमारा पर्पस है कि आपको उस पावर से हम मिलाए जो आपके सभी समस्याओं को सुलझा देगा। आई फॉरगेट अबाउट दैट पावर। और मैं नीतिमत्ता, नैतिकता, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, अपना कैरेक्टर, यानी एक प्रकार से अपनी रंग रंगोटी की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं। वही अगर मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने को आया तो मैं झट से पेट्रोल पंप पे जाता हूं। मेरे को गर्मी हुई तो झट से मैं पंखा या एसी लगाता हूं। मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए तो झट से मैं टीवी लगाता हूं। मेरे को फोन लेना है तो मैं कभी भी कोई तो भी अच्छे वर्जन का, अच्छे प्रोग्रामिंग का फोन लूंगा। मैं पुराना फोन छोड़ के बोलूंगा यार ये काम का नहीं है। मगर मेरे दिमाग के प्रोग्रामिंग को ठीक करने के लिए एक कार्यक्रम है, इसको मैं समझूंगा ही नहीं, क्योंकि आई डोंट हैव दैट कॉमन सेंस। कई बार मेरे को विश्वनाथ भाई बोलते थे कॉमन सेंस और बैलेंस का कार्यक्रम है, 2 शब्दों में। कई बार जॉन साहब बोलते थे शारीरिक परहेज, मानसिक प्रयत्न और आध्यात्मिक प्रार्थना, 3 शब्दों में पूरी रिकवरी मेरे सामने रखते थे। कई ओल्ड टाइमर्स कई प्रकार से मेरे को समझ देने की कोशिश करते थे, मगर मेरी तैयारी नहीं हुई थी ना। जब तक मेरी तैयारी नहीं होती, बच गया, जीवित रहा, तैयारी हो गई और ये रॉक बॉटम मेरे को समझ में आ गया कि अब इससे नीचे जाने की संभावना खत्म है। अश्विन, ये मेरे को दिखाने में आया कि जाना है तो जा, तू जा सकता है, तेरा इरादा होगा जाने का तो जा सकता कर, और तेरे एक्सपीरियंस होंगे और तेरे कारनामे होंगे और तेरी साहसिक अनुभव लेने की इच्छा होंगी तो जा और करके देख ले, कूद पर, नहीं तो ठहर जा। नहीं तो इसी को एक होम ग्रुप बना, इस कार्य में आ जा, अपने अधिकारों को पा, एक वारसदार बन जा, इन अधिकारों को सेवा के रूप में ला। धरोहर आगे तक बनी रहे, तेरे तक आ गई है, दूसरे पीढ़ी तक बनी रहे, तुझे मिल गई है। अब क्या करना चाहता है, क्या इरादा है तेरा, क्या मोटिव है? पहली बार मेरा इरादा बदला एक सबक के द्वारा, एक पाठ के द्वारा, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है लेसन इन द स्पिरिचुअल गार्डन, किंडर गार्डन। एक आध्यात्म के शिशु वर्ग में दिया हुआ पहला लेसन। उस लेसन के बाद में सीरीज ऑफ लेसन हुए, एक आध्यात्मिक अनुभव से दूसरा आध्यात्मिक अनुभव। जिंदगी पूरी तरह आश्वस्त होगी, पूर्णतः सिक्योर होगी, क्योंकि मैं एक घेरे में आ गया, सुरक्षा के घेरे में आ गया, जिसको बोला जाता है ईश्वर की कृपा। वो सर्कल जहाँ पे ट्रायंगल है, एकता, मुक्तता, सेवा, वो मुक्तता बेस है, एकता और सेवा, और वो ट्रायंगल को एक सर्कल के द्वारा दिया गया है, वो घेरा है, जहाँ पे मुझे अपनी सीमाओं को समझते हुए अपने मन के ऊपर एक रोक लगानी पड़ती है, अरेस्ट करना पड़ता है, पद, प्रतिष्ठा, लालसा में से दूर होना पड़ता है, त्याग में जाना पड़ता है, कृतज्ञता में जाना पड़ता है, समर्पण में जाना पड़ता है, वैल्यूज के साथ में जीना पड़ता है, और वो वैल्यूज मेरी जिंदगी को उभार देती है। आई हैव टू अंडरस्टैंड माई रॉक बॉटम, जहां से मैं एक होम ग्रुप, पूर्णतः इस कार्य पद्धति से एकरूप होना, और इस कार्य पद्धति में जो शुरू में ही बोलते हैं हमारे पूर्वज कि हम उन लोगों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जो इस कार्य पद्धति के द्वारा लाभान्वित होंगे और जिन्होंने दूसरे शराबियों के साथ में काम करना शुरू कर दिया। वो बाकी लोगों में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो खास एक वर्ग में इंटरेस्टेड थे, और वो खास वर्ग में अगर आके मैं अपना रॉक बॉटम डिसाइड करके यहाँ पे रुक जाता हूँ तो आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। अदरवाइज मेरे जिंदगी के वाच जो लगाई मैंने, वैसी वाच आप लोगों की आप मत लगाओ। अपना रॉक बॉटम डिसाइड करो, उसको बोलते हैं रेज योर बॉटम, एज इट नॉट इट, क्योंकि ये बहुत भयानक प्रोग्रेशन है, इसका भयानक मार है, वो मार से आप बच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।